जीवन की सफलता सफल होने में नहीं बल्कि प्रसन्न होने में है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। आज से बिहार विधानसभा में शुरू हो रहा है 85वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। बिहार में 1964 और 1982 के बाद तीसरी बार आयोजित हो रहा है पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन। डोनाल्ड ट्रंप आज संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। कैपिटल परिसर में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे भारत का नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के स्थापना दिवस से पूर्व मन की बात में की चुनाव आयोग की सराहना। कहा, संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया उसका उसने किया निर्वाह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारतीय विद्या भवन में नंदलाल नुवाल विचारधारा केंद्र की रखने वाले हैं आधारशिला। पहला खो खो विश्व कप सफलतापूर्वक संपन्न। भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में जीती चैंपियनशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खो खो विश्व कप के सफल आयोजन को सराहा। पटना में 85वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है। बिहार विधानसभा में ये आयोजन हो रहा है और आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया संसद टीवी के संपादक श्याम किशोर सहाय ने। नमस्कार। इस समय हम लोग खड़े हैं बिहार विधान मंडल के परिसर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा भवन 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के लिए दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। अगले 2 दिनों तक 20 और 21 जनवरी को देश भर के पीठासीन अधिकारी यहां इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले हैं। 54 ऐसे पीठासीन अधिकारियों के आने की सहमति है और संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष के मौके पर इस बार सम्मेलन की विषय वस्तु भी उसी से मिलती जुलती है। संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में, उसे और मजबूत करने में देश की संसद और विधान मंडलों, विधानसभा और विधान परिषद की जो भूमिका है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उस पर अगले 2 दिनों तक देश भर के पीठासीन अधिकारी चर्चा करने वाले हैं। ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है उसे एक तरीके से संसद की कार्यवाही का हिस्सा माना जाता है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है और देश में जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसे सुदृढ़ करने में, उसे और मजबूती प्रदान करने में इस सम्मेलन का बड़ा योगदान है। तो अगले 2 दिनों तक यहाँ गहन चर्चा होने वाली है और उसकी अगवानी लगभग 43 वर्षों के बाद बिहार विधानसभा को करने का अवसर मिला है। 100 वर्षों से अधिक की यात्रा हो चुकी है पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की। 1921 में शिमला में पहली बार देश भर के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था और फिर 2022 में फिर से 100 वर्षों की यात्रा पूर्ण होने पर शिमला में ही उसका आयोजन हुआ और अलग अलग विधानसभाओं में इसका आयोजन होता रहा है। देश की जो संसद है वह एक तरीके से इस सम्मेलन का आयोजन कराती है, उसकी मेंटर है, कस्टोडियन है और लोकसभा के अध्यक्ष इस सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इस 85वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। देश भर के अलग अलग विधानसभाओं के विधान परिषद के सभापति और अध्यक्ष भी शामिल होने वाले हैं। देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद भी है, उसमें से एक बिहार भी है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र और कर्नाटका है। इन सभी जगहों से पीठासीन अधिकारियों की सहभागिता रहने वाली है। देश के 6 राज्यों से महिला पीठासीन अधिकारी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो विधानसभा भवन सजकर तैयार है। आप देख सकते हैं यह हॉल नया बना विधानसभा का एक्सटेंशन भवन
और बड़ी संख्या में लोग इसमें उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ मुख्य कार्यक्रम रहने वाला है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी रही है। वैशाली लिच्छवी गणतंत्र अपने आप में 2500 वर्षों पूर्व लोकतंत्र की एक प्रक्रिया का प्रारंभ वहां से हुआ। संविधान निर्माण की बात करें तो उसमें भी बिहार का बड़ा योगदान है। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी अध्यक्ष बने और बाद में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके स्थायी अध्यक्ष थे। और विधानसभा में 34 सदस्य बिहार से थे। मद्रास उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा नंबर था जहां से बड़ी संख्या में संविधान सभा के सदस्य उसमें सम्मिलित हुए थे। तो एक बार फिर से बिहार के लिए यह गौरव की बात है कि इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आयोजन का अवसर बिहार को मिला है और अगले 2 दिनों तक यह आयोजन यहां होने वाला है और इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए संसद टीवी। धन्यवाद श्याम किशोर सहाय जी। हाँ, 85वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है और बिहार विधानसभा में इसका आयोजन हो रहा है। आयोजन की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने किया। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बिहार विधानसभा में तीसरी बार आयोजित हो रहा है। इससे पूर्व 1964 और 1982 में बिहार में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इस सम्मेलन के पद अध्यक्ष। 85वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। 1921 में शिमला में पहली बार पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। आइए एक नजर डालते हैं 85वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के कर्टन रेजर पर। प्राचीन काल से ही लोकतंत्र की उद्गम स्थली रहा बिहार। नालंदा और पाटलिपुत्र के रूप में ज्ञान का केंद्र रहा बिहार। यहां होने जा रहा है देश भर के विधानमंडलों के अध्यक्षों का 85वां सम्मेलन, यानी ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC। राजस्थान 2023 और महाराष्ट्र 2024 के बाद अब 2025 में बिहार की राजधानी पटना में 20 और 21 जनवरी को होगा 85वें AIPOC का आयोजन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला। सम्मेलन की थीम संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान। AIPOC की शुरुआत वर्ष 1921 में देश के सभी प्रदेशों के विधानमंडलों यानी लेजिस्लेचर्स को एक मंच पर लाने के लिए हुई थी। हर वर्ष इस सम्मेलन में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी प्रदेशों की विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष मिलकर विचार विमर्श करते हैं तथा हमारी विधायी प्रणाली को अधिक उपयोगी और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन से पूर्व देश की विधायी पीठों के सचिवों का सम्मेलन भी होता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के महासचिव किया करते हैं। इसमें विधानसभा और विधान परिषद के सचिव हिस्सा लेते हैं। इस बार पटना में आयोजित इस बैठक में लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार और राज्यसभा के महासचिव PC मोदी उपस्थित रहे। इस बार का विषय विधायी पीठों में आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग रहा। This year, for the speakers conference, we have, although the main theme is on the constitution, but the thrust will be on adoption of new technologies. And in Parliament, we are trying to adopt artificial intelligence, digital technologies in a big way. Both Lok Sabha and Rajya Sabha are actively working in tandem to adopt and make
make use of these technologies. Primarily, we are looking at translation of debates, because as you are aware, in Parliament we recognize all 22 languages which are recognized by the Constitution, and idea is to provide parliamentary papers in all the languages. We have made a beginning with 12 languages so far, and we hope to extend this to other languages so that parliamentary papers, questions, etc. are made available in all 22 languages recognized under the Constitution. The reason why I mentioned that you can also take a look at this technology and see if the proceedings of your state assemblies can be translated into other languages, so that, for instance, somebody from Uttar Pradesh wants to look at proceedings in Karnataka Assembly or in Tamil Nadu Assembly. So if the state assemblies where the local language is being used, if the translation can be sort of adopted, then it will help in dissemination of information. संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इस अवसर पर कैपिटल परिसर में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह उसी यूएस कैपिटल में होगा जहां नवंबर में उन्होंने जबरदस्त राजनीतिक वापसी की थी। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वापसी करना अमेरिका इतिहास में काफ़ी दुर्लभ है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में वो केवल दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्ता में आने के बाद फिर से चुनाव हारा और फिर से जीत दर्ज की। ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड थे, जिन्होंने 1800 के दशक के अंत में ऐसा कर दिखाया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आज के कार्यक्रमों की। उपराष्ट्रपति आज सुबह 9:30 बजे भारतीय विद्या भवन केजी मार्ग नई दिल्ली में नंदलाल नुवाल विचारधारा केंद्र की आधारशिला रखने वाले हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह 9:30 बजे भारतीय विद्या भवन केजी मार्ग नई दिल्ली में नंदलाल नुवाल विचारधारा केंद्र की आधारशिला रखेंगे और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लचीले बुनियादी ढांचे के समर्थन से भारत आपदाओं के दौरान शून्य हताहत लक्ष्य को अपनाकर इस क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन पर भी जोर दिया और घोषणा की कि केंद्र ने केवल 6 महीनों में राज्य के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। डिजास्टर ईश्वर जब भेजता है तो एनडीआरएफ काम में आता है, और मैन मेड डिजास्टर जब होता है तब एनडीए काम में आता है। 2014 से 19 5 साल अपार संभावनाओं वाले राज्य आंध्र प्रदेश की जिस प्रकार से दुर्गति हुई वो मैन मेड डिजास्टर था। आंध्र प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके 5 साल जो व्यर्थ गए हैं इसकी चिंता मत करना। 3 गुना स्पीड से चंद्रबाबू जी और मोदी जी की जोड़ी आंध्र प्रदेश का विकास करेगी। नेपाल, इंडोनेशिया, टर्की और बांग्लादेश और म्यांमार, वियतनाम, कई देशों के अंदर जब एनडीआरएफ की टीमें गई तब वहां की जनता को मदद करने में इनकी भूमिका की वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने
बुरी बुरी प्रशंसा की है। एनडीएमए ने बनाई हुई नीतियों को जमीन पर एनडीआरएफ ने उतारा है और इसके कारण डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में आज भारत ग्लोबल लीडर बनकर बाहर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चुनाव आयोग की सराहना करते हुए कहा कि उसने लोगों की शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया है और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात प्रसारण में चुनाव निकाय की प्रशंसा 25 जनवरी को इसके स्थापना दिवस से पहले की है, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साथियों, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बहुत बड़ा स्थान दिया है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा, जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, हमेशा करें और देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा भी बने और इस प्रोसेस को सशक्त भी करें। राजधानी दिल्ली में आयोजित पहला खो खो विश्व कप ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो गया है, जिसमें भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खो खो विश्व कप जीत के लिए भारतीय टीम की सराहना की और सफल आयोजन के लिए आयोजकों की। नई दिल्ली में उद्घाटन खो खो विश्व कप ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो गया है, जिसमें भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में प्रतियोगिता का खिताब हासिल किया। गति, रणनीति और कौशल के मास्टर क्लास में भारतीय महिला खो खो टीम ने रविवार की जादुई रात को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उद्घाटन खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच डाला। ब्लू महिलाओं ने शानदार फाइनल में नेपाल पर दबदबा बनाते हुए 78-40 के जोरदार स्कोर के साथ अपनी जीत पक्की कर ली। पुरुष टीम ने भी खिताबी मुकाबले में नेपाल को 54-36 से हरा दिया। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे कल फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।